हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आप स्क्रीन पर जो टॉपिक देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुपए की एक्सचेंज रेट। रुपए की एक्सचेंज रेट का तात्पर्य है विदेशी मुद्रा की अपेक्षा, विदेशी मुद्रा की अपेक्षा भारत का रुपया कितना मजबूत है, वही रुपए की क्या कहलाती है, एक्सचेंज रेट कहलाती है। जैसे आपने अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि $1 में क्या है, कितने रुपए होते हैं, 86 रुपए। या कई बार आप पढ़ते हो कि 86 रुपए से बढ़कर $1 में कितने रुपए हो गए, अब 87 रुपए। और जब 86 से 87 रुपए होते हैं तो आप पढ़ते हो समाचार पत्रों में अक्सर कि रुपए का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। तो किस प्रकार से रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, किस प्रकार से रुपया मजबूत हो जाता है, इसी को हम आज की आने वाली क्लास में समझने वाले हैं। लेकिन उसे समझने से पहले हमें कुछ शब्दों को समझना होगा, कुछ टर्म्स को समझना होगा। आइए उनमें से पहली जो टर्म है उसे समझें, और वो टर्म है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन का तात्पर्य है किसी भी करेंसी का क्या किया जाए, जब सेंट्रल बैंक द्वारा उसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, डिवोल्यूशन कहा जाता है। अब आप समझेंगे, ये तो बड़ी ही टेक्निकल परिभाषा हो गई। तो एक उदाहरण से बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। माना एक जो डॉलर है, 100 रुपए मिलकर क्या बनाते हैं, माना $1 बनाते हैं। पहली स्थिति ये है। अब कई बार क्या होता है, कुछ देशों में वहां का सेंट्रल बैंक, भारत के संदर्भ में हम समझ लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि ये निर्धारित करे कि $1 में कितने रुपए होंगे, तब क्या होता है, रुपए को मजबूत करना या रुपए का अवमूल्यन करना किसके हाथ में हो जाता है, वहां के सेंट्रल बैंक के हाथ में हो जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यदि सेंट्रल बैंक या भारत के संदर्भ में कहें रिजर्व बैंक क्या कहे कि अब से $1 में कितने रुपए होंगे, $1 में यदि निर्धारित कर दे कि कितने रुपए होंगे, 120 रुपए होंगे, तो इसका तात्पर्य होगा क्या होगा कि पहले जहां 100 रुपए मिलकर $1 बनाते थे, अब 120 रुपए मिलकर $1 बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं रुपया क्या हो गया, रुपए का क्या हो गया, डिवोल्यूशन हो गया। तो डिवोल्यूशन का तात्पर्य है रुपए का क्या हो जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना। और ये वैल्यू कम किए जाने का कार्य यदि सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, डिवोल्यूशन कह दिया जाता है। जबकि दूसरा शब्द है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का तात्पर्य है कि ये जो मूल्य है, कम हुआ है मुद्रा का, वो यदि सेंट्रल बैंक ना कर कर, केंद्रीय बैंक न कर कर, वो कार्य कौन करे, मार्केट फोर्सेस करें, यानी बाजार की शक्तियां करें। यदि बाजार की शक्ति इस प्रकार का कार्य करती है, और बाजार की शक्ति कब कार्य करती है, रुपए की डिमांड कितनी है, रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिमांड कितनी है, ये निर्धारित करेगी कि डिमांड के आधार पर मूल्य का निर्धारण जब होए तो उस प्रकार की स्थिति को क्या कह देते हैं, डेप्रीशिएशन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्रा का मांग कम हो जाने के कारण या बाजार की परिस्थितियों के कारण जब किसी मुद्रा का क्या हो जाए, वैल्यू कम हो जाए, तो उसे तो कह दिया जाता है डेप्रीशिएशन। परंतु यदि मुद्रा का जो मूल्य कम किया जाता है वो जानबूझकर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तो उसे हम कह देते हैं डिवोल्यूशन। तो ये हमने अंतर समझा डिवोल्यूशन और डेप्रीशिएशन में। अब हम समझेंगे अंतर रिवोल्यूशन और एप्रिशिएशन में। जिस प्रकार से डेप्रीशिएशन और डिवोल्यूशन में मुद्रा के मूल्य को क्या किया गया था, कम किया गया था, यहां रिवोल्यूशन में क्या होता है, मुद्रा के मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। मुद्रा का जो मूल्य है वो अन्य करेंसी की अपेक्षा जब क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। और ऐसा यदि सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है मूल्य बढ़ाना, तो उसे हम क्या कह देंगे, रिवोल्यूशन कह देंगे। और बाजार की शक्तियों द्वारा, यानी मुद्रा की मांग के आधार पर यदि मुद्रा का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए, तो उसे क्या कह देते हैं, एप्रिशिएशन कह देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। माना $1 में पहले कितने रुपए, 100 रुपए, और अब $1 कितने रुपए से ही बन जाए, 80 रुपए से ही बन जाए। और ये निर्धारित यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दे कि $1 में अब 100 की जगह 80 रुपए होंगे, तो वो तो क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन। जबकि रुपए की मांग बढ़ जाने के कारण या बाजार की परिस्थितियों के कारण ही ऐसा माहौल बनता है कि रुपया मजबूत हो जाता है, और अब 80 रुपए मिलकर ही, 100 रुपए की जगह 80 रुपए मिलकर ही $1 बना दे,
तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एप्रिसिएशन। तो चार टर्म हमने समझी, डेप्रिसिएशन, डिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और एप्रिसिएशन। इनमें क्या अंतर होता है उनको हमने जाना और समझा। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में डिवोल्यूशन या डेप्रिसिएशन, यानी वहां की मुद्रा का जो मूल्य है, यदि उस मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, कहने का तात्पर्य है अवमूल्यन हो जाए, मुद्रा का क्या हो जाए? अवमूल्यन हो जाए, तो क्या क्या परिणाम उस अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आइए एक एक करके उन परिणामों की चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार के परिणाम हमें मुद्रा के वैल्यू कम होने या कह सकते हैं हम डिवोल्यूशन या डेप्रिसिएशन से देखने को मिल सकते हैं, मुद्रा के अवमूल्यन से देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो परिणाम होगा वो होगा उस देश से जो एक्सपोर्ट होते हैं, उस देश से होने वाले जो निर्यात होते हैं वो बढ़ जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि मुद्रा का अवमूल्यन होने से निर्यात कैसे बढ़ जाएंगे? इसे मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। माना एक स्थिति ऐसी है कि एक जो डॉलर है वो 100 रुपए मिलकर क्या बनाते हैं? $1 बनाते हैं। अब जब क्या होगा, रुपए का क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो गया, मान लो अवमूल्यन हो गया, तो अब 100 रुपए की जगह 120 रुपए मिलकर क्या बनाएंगे? $1 बनाएंगे। कब? जब मुद्रा का क्या हो गया? अवमूल्यन हो गया। अब यदि हम पहली स्थिति की यदि बात करें तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है? भारत से आयात करने आता है। भारत से क्या करने? आयात करने आता है। तो यदि $1 लेके आएगा अपनी जेब में तो कितने रुपए की चीज लेके जाएगा? 100 रुपए की चीज लेकर जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति में जब क्या हो गया? रुपए का अवमूल्यन हो गया, तब यदि ये $1 लेके आएगा तो $1 के बदले यहां से कितने रुपए की चीज ले जाएगा? 120 रुपए की चीज ले जाएगा, क्योंकि अब $1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 120 रुपए। तो इसका मतलब इनको तो खर्च करना कब, दोनों ही स्थितियों में $1 और $1 खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन पहली स्थिति में क्या था? $1 से केवल 100 रुपए का सामान मिल रहा था, दूसरी स्थिति से 120 रुपए का सामान मिल रहा है। तो ये धड़ाधड़ क्या करेंगे? भारत से आयात करेंगे, और जब भारत से धड़ाधड़ आयात होने लग जाएंगे दूसरे देशों को, तो इसका मतलब भारत से होने वाले निर्यात क्या हो गए? बढ़ गए। तो पहला इफेक्ट तो क्या होता है? अवमूल्यन का। भारत से होने वाले जो निर्यात होते हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। दूसरा परिणाम होता है भारत के लिए जो आयात होते हैं, भारत दूसरे देशों से जो आयात करके लाता है वो भारत के लिए महंगा हो जाता है। भारत के लिए जो आयात होता है वो करना महंगा हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि आयात करना महंगा किस प्रकार से हो जाता है? रुपए का अवमूल्यन होने पर। इसे भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। माना पहली स्थिति वही $1 और 100 रुपए का सामान, या 100 रुपए से $1 मिलकर बना है। अब अवमूल्यन हो जाएगा तो $1 की कीमत कितनी हो गई? 120 रुपए हो गई माना। अब पहली स्थिति में जो स्थिति फर्स्ट है, उस स्थिति फर्स्ट में यदि भारत क्या करता है? भारत से कोई व्यक्ति जाता है दूसरे देश को और डॉलर लेके जाता है। जब भी विदेश से व्यापार करके हमें लाना होगा तो उन्हीं की करेंसी में हमें पैसा देना होगा। तो जब हम $1 देंगे तो उस $1 के बदले हमें कितने रुपए का सामान प्राप्त होगा? 100 रुपए का सामान प्राप्त होगा। लेकिन $1 के लिए भारत को कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? अभी 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी भारत को दूसरे देश से जाके सामान लेके आना है तो उसे पैसा किस में देना पड़ेगा? डॉलर में। तो भारत क्या करेगा? अपनी करेंसी के 100 रुपए खर्च करेगा, उसके बदले डॉलर लेगा और डॉलर से सामान लेने जाएगा, तो इसको 100 रुपए का सामान मिल जाएगा, यानी $1 का सामान मिल जाएगा। $1 का सामान लेके आ गया ये। दूसरी स्थिति ऐसी है कि रुपए का अवमूल्यन हो गया। अब इसे $1 प्राप्त करने के लिए, भारत को $1 प्राप्त करने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 100 की जगह 120, और सामान कितने डॉलर का आएगा दूसरे देश से? $1 का ही। यानी कि अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जब अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा तो इसका मतलब आयात करना भारत के लिए क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो दूसरा परिणाम क्या निकलेगा? आयात करना भारत के लिए महंगा हो जाएगा। तीसरा जो परिणाम निकलेगा वो निकलेगा डेट बिकम कॉस्टलियर, यानी भारत के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा। ऋण लेना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ऋण लेना महंगा किस प्रकार से हो जाएगा? कि जब भी क्या लिया जाएगा? ऋण लिया जाएगा, ऋण के बदले क्या चुकाया जाएगा? ब्याज चुकाया जाएगा। अब ये जो ब्याज चुकाया जाएगा विदेशी ऋण का, विदेशी मुद्रा में चुकाया जाएगा। ठीक है। अब मान लो पहली स्थिति की हम बात करें, भारत क्या कर रहा था?
$100 मान के चले कि इसमें चुका रहा था, या $1 ही मान के चले हम, $1 ब्याज के रूप में चुका रहा था। $1 चुकाने के लिए जब रुपए का अवमूल्यन नहीं हुआ था तो इसको $100 इकट्ठे करने थे, यानी भारत के पास $100 जब होते थे तो वो $1 ब्याज के रूप में चुका पाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया तो $120 मिलकर $1 बनाएंगे, तो यानी भारत को अब इस $1 का ब्याज चुकाने के लिए अपने $120 खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके ये $1 का ब्याज चुका पाएगा। तो इस प्रकार से भारत के लिए ब्याज दर एक प्रकार से बढ़ जाती है, यानी कि भारत के लिए ऋण लेना क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। और इन्हीं सभी परिस्थितियों के मद्देनजर क्या हो जाता है, जब आयात भारत के लिए महंगे हो जाएंगे, यानी महंगी दर पर विदेश से सामान भारत आएगा। जब आयात क्या हो गए, महंगे हो गए, तो वो घरेलू बाजार में महंगे बिकेंगे, घरेलू बाजार में क्या होगा, महंगे बिकेंगे, तो घरेलू बाजार में क्या हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी। और इस महंगाई को नियंत्रण में लेने के लिए जब भी देश में महंगाई की स्थिति बन जाती है तो सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है। और जैसे ही सरकार सब्सिडी देगी वैसे ही सरकार का क्या बढ़ जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट, या हम कह सकते हैं राजस्व खर्चा। राजस्व खर्चा सरकार का बढ़ जाएगा। जैसे ही राजस्व खर्चा बढ़ेगा वैसे ही सरकार की जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो भी बढ़ जाएगा। किस प्रकार से बढ़ जाएगा राजस्व घाटा और किस प्रकार से राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, इसे आप हमारी पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। जो हमने बजट से संबंधित क्लास ली थी उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से राजस्व घाटा बढ़ जाता है, कब, सब्सिडी बढ़ाने से, और किस प्रकार से बाजार में महंगाई बढ़ाने से सब्सिडी देनी पड़ती है। इसे हमने बजट की क्लास में अच्छे से समझा था। यहां फिलहाल हमने बात करी कि जब रुपए का अवमूल्यन हो जाता है तो किस प्रकार से देश में मुद्रास्फीति होती है और किस प्रकार से राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। अब चूंकि आयात महंगे हो गए हैं तो आयातों में क्या करनी पड़ेगी, भारत को कमी करनी पड़ेगी, तो आयात क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक जे कर्व थ्योरी इस संदर्भ में दी गई, और इस जे कर्व थ्योरी में बताया गया है कि प्रारंभ में तो भारत से चूंकि क्या हो गए, आयात क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आयात करना महंगा हो जाएगा, जबकि निर्यात क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो निर्यात बढ़ जाते हैं, तो निर्यात बढ़ने और आयात कम होने के कारण क्या होगा, विदेशी व्यापार में भारत को फायदा होगा, क्योंकि निर्यात अधिक कर रहा है, आयात कम कर रहा है। तो प्रारंभ में क्या देखने को मिलता है, हालांकि शुरू में तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसका अवमूल्यन का प्रभाव प्रारंभिक दौर में हमें देखने को नहीं मिलता है, और आयात क्या रहते हैं, अधिक ही रहते हैं, और निर्यात कम रहते हैं। तो प्रारंभ में तो क्या देखने को मिलता है, इस विदेशी व्यापार में हमें घाटा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे रुपए का अवमूल्यन होता जाता है वैसे वैसे निर्यात बढ़ते जाते हैं, आयात कम होते जाते हैं, और यही चीज कौन बताता है, जे कर्व थ्योरी बताती है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की। पहली स्थिति हमने बात करी, किसके इफेक्ट हमने देखा, रुपए के अवमूल्यन की स्थिति को हमने देखा। अब हम बात करेंगे जब रुपया क्या हो जाता है, रिवॉल्यूशन या एप्रिसिएशन हो जाता है, यानी रुपया जब क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, यानी किसी भी देश की करेंसी जब क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उस स्थिति में क्या होता है। तो पहला परिणाम क्या होगा, इंपोर्ट बिकम चीपर, यानी आयात हो जाते हैं। भारत के लिए आयात करना क्या होता है, सस्ता हो जाता है। अब कैसे होगा आयात करना सस्ता, आइए देखते हैं। भारत दूसरे देशों से सस्ती दर पर क्या करके ले सकता है, आयात करके लेके आ सकता है, कब, जब रुपया मजबूत हो जाए। कैसे, पहली स्थिति हमने बोली $1 में कितने, $100। अब क्या हो गया, रुपया मजबूत हो गया, तो पहले $100 मिलकर $1 बना रहा था, अब ₹80 ही मिलकर क्या बना देगा, $1 बना देगा, यानी रुपया क्या हो गया, मजबूत हो गया। इसका तात्पर्य क्या है, जहां पहले भारत को $1 का सामान लाने के लिए विदेश से कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, $100, अब भारत को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, $80 खर्च करने पड़ेंगे, और वो $1 का सामान जाके दूसरे देश से लेके आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, भारत के लिए आयात करना सस्ता हो गया। दूसरा, भारत से निर्यात जो है वो कम हो जाएंगे। अब निर्यात कम क्यों हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब पहले जहां कोई भी व्यक्ति क्या करने आता था, भारत से अगर कोई सामान लेने आता था, आयात करने आता था, तो यदि वो $1 लेके आता था तो उसे $100 की वस्तुएं मिल जाती थी भारत में। लेकिन जैसे ही रुपया मजबूत हुआ तो अब यदि कोई व्यक्ति बाहर से $1 लेके आएगा तो उसे $80 का सामान ही प्राप्त होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अब कम से कम लोग भारत से सामान ले जाना चाहेंगे, कम लोग भारत से सामान ले जाना चाहेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, भारत से होने वाले जो निर्यात हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो निर्यात कम हो जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं जब रुपया मजबूत हो जाता है।
और साथ ही साथ भारत के लिए ऋण जो लेना होता है वो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी ऋण लिया जाता है तो क्या चुकाया जाता है, विदेश से जब भी ऋण लिया जाता है तो ब्याज चुकाया जाता है, और ये ब्याज किस में चुकाया जाता है, विदेशी मुद्रा में चुकाया जाता है। माना हमने डॉलर में ऋण ले रखा है तो जो चुकाया जाएगा वो ब्याज किस में चुकाया जाएगा, डॉलर में। माना पहले हम क्या चुकाते थे, $1 का ब्याज चुका रहे हैं, तो $1 का ब्याज चुकाने के लिए हमें क्या करने पड़ रहे थे, पहले 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही रुपया मजबूत हुआ अब हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 80 रुपए। तो एक तरीके से ऋण लेना भारत के लिए क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। साथ ही साथ महंगाई की जो दर है वो भी नीचे आ जाती है। क्यों नीचे आ जाती है? क्योंकि भारत के लिए जो आयात के हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। आयात सस्ते हो जाते हैं तो घरेलू बाजार में वो उत्पाद क्या मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। तो घरेलू बाजार में भी सस्ते बिकने से महंगाई की दर यानी क्या होता है, महंगाई की दर कब कम हो जाती है, जब वस्तु और सेवाओं के दाम घट जाते हैं। तो आयात सस्ते होने के कारण वस्तु और सेवाओं के दाम घट गए, तो इसके परिणाम निकलते हैं किसके, जब रुपया क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है उसके। अब आगे बात करते हैं हम कि रुपया कब तो मजबूत हो जाता है और कब क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, यानी अवमूल्यन कब हो जाता है और रुपए का मजबूती कब हो जाती है। उसके लिए हमें समझना होगा एक्सचेंज रेट या विनिमय दर को। तो विनिमय दर क्या होती है, विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए की वैल्यू ही क्या होती है, एक्सचेंज रेट होती है। जैसे $1 में कितने रुपए, 100 रुपए, तो रुपए की एक्सचेंज रेट क्या हो गई कि 100 रुपए मिलकर क्या बना रहे हैं, $1 बना रहे हैं। ठीक है, यानी एक करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी, एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के मुकाबले कितना मूल्य है वही उस मुद्रा का क्या कहलाता है, एक्सचेंज रेट कहलाता है। और विदेशी मुद्रा के अपेक्षा जो एक्सचेंज रेट कहलाती है किसी भी करेंसी की, किसी भी देश की करेंसी की या किसी भी देश की मुद्रा की, वो निर्भर करती है उस देश की जीडीपी पर। आर्थिक विकास अच्छा है किसी देश का तो वहां की मुद्रा की मांग क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए किसी भी देश में आर्थिक विकास अच्छा है, इसका मतलब वहां पे कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, निवेश करेगा, तो उसे अच्छी मात्रा में क्या प्राप्त होगा, लाभांश प्राप्त होगा। लेकिन निवेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस देश की क्या चाहिएगी, करेंसी, इस देश की क्या चाहिएगी, मुद्रा चाहिएगी। और इस देश की मुद्रा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे अपनी मुद्रा के बदले इस देश की मुद्रा लेनी पड़ेगी। तो जब बहुत सारे लोग इस देश की मुद्रा की क्या करने लग जाएंगे, डिमांड करने लग जाएंगे, तो इस देश की मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, इस देश की जो वैल्यू है मुद्रा की वो अन्य देशों की करेंसी की अपेक्षा बढ़ जाएगी, यानी इसकी एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे क्या होती है, किसी भी देश का जीडीपी अच्छा होता है, महंगाई की दर कम होती है और विदेशी निवेश ज्यादा होता है उस देश में, तो उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिसे ही हम क्या कह देते हैं, विनिमय दर, या हम कह सकते हैं मजबूत होना मुद्रा को माना जाता है। लेकिन जीडीपी कम हो गई, महंगाई की दर ज्यादा है, विदेशी निवेश कम हो रहा है, तो क्या हो जाता है, उस देश की मुद्रा का क्या हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। तो ये मजबूती और अवमूल्यन किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, विनिमय दर या एक्सचेंज रेट के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक करेंसी की दूसरी करेंसी की अपेक्षा क्या वैल्यू हो, यही विनिमय दर कहलाती है। अब इस विनिमय दर के क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। पहला जो प्रकार है विनिमय दर का वो है फिक्स्ड, यानी कि स्थिर एक्सचेंज रेट। स्थिर एक्सचेंज रेट का मतलब किसी देश का केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। केंद्रीय बैंक क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। जैसे केंद्रीय बैंक ने फिक्स कर दिया कि $1 में भाई 100 रुपए होंगे, तो चाहे अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो, रुपए की डिमांड चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, जीडीपी चाहे भारत की घट रही हो या बढ़ रही हो, उस चीजों पर निर्भर नहीं करेगा। बस सेंट्रल बैंक ने निर्धारित कर दिया, केंद्रीय बैंक ने निर्धारित किया कि $1 100 रुपए होंगे, तो $1 का मतलब 100 रुपए होगा। तो इस प्रकार से जब एक्सचेंज रेट निर्धारित की जाती है तो उसे स्थिर विनिमय दर के नाम से या फिक्स एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार की एक्सचेंज रेट होती है आंशिक विनिमय दर, या इसे डर्टी या सेमी मैनेज्ड यानी अर्ध प्रतिबंधित विनिमय दर, अर्ध प्रतिबंधित विनिमय दर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में तो क्या कर देता है, विशेष परिस्थितियों में तो क्या करता है सेंट्रल बैंक,
सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक क्या कर देता है, विनिमय दर को निर्धारित करता है, जबकि बाकी सामान्य परिस्थितियों में बाजार की जो शक्तियां हैं उनके आधार पर क्या होता है, मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण जब हो तो इस प्रकार की विनिमय दर को आंशिक विनिमय दर, डर्टी या सेमी मैनेज्ड विनिमय दर कहते हैं। विशेष परिस्थितियां कब, जब मुद्रा का बहुत अधिक अवमूल्यन होने लग जाए तब क्या कर देता है, उस स्थिति में वहां का केंद्रीय बैंक उस मुद्रा की विनिमय दर को क्या कर देता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसको एक फिक्स रेट पे निर्धारित कर देता है, जबकि अन्य परिस्थितियों में वो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। तीसरे प्रकार की है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का तात्पर्य है स्वतंत्र। स्वतंत्र प्रकार की जो विनिमय दर होती है उसमें किसी देश के केंद्रीय बैंक, जैसे भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सचेंज रेट निर्धारित करने में किसी प्रकार का क्या नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है, हस्तक्षेप नहीं रहता है। पूरा का पूरा एक्सचेंज जो रेट डिपेंड करती है वो किस पे करती है, बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। यानी आर्थिक विकास अच्छा है, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी है, भारत में विदेशी निवेश अच्छा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रुपया मजबूत हो जाएगा। अगर इसका उल्टा है तो रुपया क्या हो जाएगा, अवमूल्यन रुपए का हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब विनिमय दर का सिस्टम होता है तो उसे क्या कह देते हैं, फ्लोटिंग विनिमय दर कह देते हैं। अगला जो विनिमय दर का प्रकार है वो है पैक्ड विनिमय दर, और इसके अंदर क्या किया जाता है, उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, किसी देश का सेंट्रल बैंक अपनी मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का मूल्य किसी एक निश्चित करेंसी के साथ में क्या कर देता है, निर्भर कर देता है। जैसे भारत अपने मुद्रा के मूल्य को केवल और केवल किसके साथ में जोड़कर देखे, डॉलर के साथ में जोड़ के देखे, तो इस प्रकार का जो करेंसी सिस्टम या विनिमय दर का सिस्टम होता है उसे पैक्ड विनिमय सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी मुद्रा की जो दर होती है या मुद्रा की जो वैल्यू होती है अन्य मुद्रा की अपेक्षा, अन्य विदेशी मुद्रा की अपेक्षा वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, विनिमय दर द्वारा निर्धारित की जाती है। और विनिमय दर कितने प्रकार की होती है ये हम देख चुके हैं। आगे चलते हैं, और विनिमय दर से संबंधित ही दो शब्द हैं, एक शब्द है NEER और दूसरा शब्द है REER। आइए समझते हैं। पहला NEER। NEER का तात्पर्य है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट से संबंधित ये शब्द है। इसमें क्या होता है, विनिमय दर यानी एक मुद्रा की अपेक्षा दूसरे मुद्रा की जो वैल्यू, यानी एक देश की जो मुद्रा है उसकी अपेक्षा दूसरे देश की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू का निर्धारण करते समय महंगाई को ध्यान में नहीं रखा जाता, महंगाई को ध्यान में नहीं रखा जाता। जैसे कोई देश है A, कोई देश है B, इस A और B की करेंसीज जो हैं उनकी विनिमय दर निर्धारित करते समय यदि माना देश A में 6% महंगाई की दर है, B में क्या है 4% महंगाई की दर है, यदि इस महंगाई की दर को ध्यान में ना रखते हुए A और B की जो देश है उनके मध्य जो करेंसी की विनिमय का दर निर्धारित किया जाता है तो उस प्रकार के सिस्टम को क्या कह देते हैं, NEER, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। हालांकि यहाँ 4% महंगाई दर है तो यहाँ की मुद्रा सेम ही दर पर यदि निर्धारित करेंगे विनिमय दर, तो यहाँ की मुद्रा जो है 4% महंगाई की दर उस 6% की अपेक्षा कम होने के कारण यहाँ खरीद क्षमता ज्यादा होगी, जबकि यहाँ खरीद क्षमता कम हो जाएगी महंगाई की दर अधिक होने के कारण। जबकि दूसरा सिस्टम जो है विनिमय दर निर्धारित करने का वो है REER का तात्पर्य है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और इसमें जब विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है तो उस समय देशों में महंगाई की जो स्थिति होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो महंगाई की स्थिति ध्यान में रखने के कारण मुद्रा की वास्तविक जो वैल्यू है वो प्राप्त होती है, इसी कारण इसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने बात की RER और दूसरा जो था नॉमिनल इफेक्टिव NEER की। अब हम बात करेंगे कि भारत में विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए कौन से प्रकार का सिस्टम अपनाया जाता है। देखिए भारत में 1992 से पहले किस प्रकार का विनिमय दर का सिस्टम अपनाया जाता था। 1992 से पहले स्थिर प्रकार की विनिमय प्रणाली, स्थिर का मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया जाता था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की करेंसी का अन्य देशों की करेंसी की अपेक्षा मूल्य निर्धारित करता था। 1992 के बाद में सेमी मैनेज्ड सिस्टम हो गया, यानी 40% तो निर्धारित किया जाता था स्थिर रूप से,
और बाकी का 60% निर्धारित कौन करता था? बाजार की शक्तियां, यानी आंशिक रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करती थी और बाकी का किस पे छोड़ दिया जाता था? बाजार में रुपए की डिमांड पर छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद आया दौर किसका? LERMS का। अब LERMS क्या है? LERMS का तात्पर्य है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। और भारत में ये लिबरलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कब आया? 1992 में आया। और 1992 में जैसे आपने देखा, 1992 से पहले भारत में किस प्रकार की एक्सचेंज रेट प्रणाली अपनाई जाती थी? विनिमय दर की जो प्रणाली अपनाई जाती थी वो किस प्रकार की थी? स्थिर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपए के मूल्य को निर्धारित करता था। जबकि 1992 के पश्चात जब लर्म्स का दौर आया, लर्म्स मतलब लिबरलाइज्ड हो गई, जब एक्सचेंज रेट उदारीकरण हो गया विनिमय दर को निर्धारित करने का, तब क्या हो गया? चेंज होकर किस प्रकार की प्रणाली हो गई? सेमी मैनेज प्रणाली हो गई। और कालांतर में जाके कैसी हो गई? फ्लोटिंग प्रकार की भी प्रणाली देखने को मिली। अब हम बात करेंगे कन्वर्टिबिलिटी। अब तक हमने रुपए की विनिमय दर के बारे में बात किया, अब हम बात करेंगे रुपए की परिवर्तनीयता के बारे में। रुपए की परिवर्तनीयता के बारे में। रुपए की परिवर्तनीयता या कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझे, रुपए की कन्वर्टिबिलिटी या परिवर्तनीयता का तात्पर्य होता है कि जैसे कोई भी भारत का कोई व्यक्ति है या भारत की कोई कंपनी है, ये क्या करना चाहती है? जाके यूएसए में व्यापार करना चाहती है। अब व्यापार करने के लिए क्या ले जाना पड़ेगा? यूएसए में ऐसा तो है नहीं कि रुपए लेके चली जाएगी तो व्यापार हो जाएगा। इसको क्या ले जाने पड़ेंगे? डॉलर। तो डॉलर के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कंपनी या व्यक्ति के पास में जो रुपए हैं, उस रुपए को पहले इसमें किसमें कन्वर्ट कराना होगा? इसको डॉलर में कन्वर्ट करवाना होगा। और ऐसा नहीं है कि कितनी भी मात्रा में रुपए ले जाकर डॉलर में कोई आदमी परिवर्तित कर सकता है और जाके दूसरे देश में जाके निवेश कर सकता है। तो परिवर्तनीय का तात्पर्य है घरेलू मुद्रा को जो विदेशी मुद्रा है उसमें परिवर्तित करवाना। और ये जो परिवर्तन करवाने की जो लिमिट्स होती हैं वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसा नहीं है कि कितनी भी मात्रा में घरेलू करेंसी को या घरेलू मुद्रा को कोई व्यक्ति या कंपनी जाकर क्या कर सकता है? कितनी भी मात्रा में करेंसी को ले जाके विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ मदों में पूरी की पूरी आवश्यकता, जितनी उसको आवश्यकता है उतनी मात्रा में वो क्या कर सकता है? फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा सकता है घरेलू मुद्रा को। लेकिन कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां वह आवश्यकता उसको जितनी होती है उतनी पूरी की पूरी मुद्रा को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट नहीं करवा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है सरल शब्दों में, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त वह स्वतंत्रता कि वह कितनी मात्रा में उसको स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह घरेलू मुद्रा के बदले क्या प्राप्त कर सके? विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सके। वही रुपए या कह सकते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता कहलाती है। अब रुपया लेकर दूसरे देश में क्या जाएगा? कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वहां पर जाके क्या करेगा? या तो वो निवेश करेगा या क्या करेगा? किसी प्रकार का व्यापार करेगा या किसी प्रकार की वस्तु का क्या करेगा? क्रय करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं निवेश के लिए, व्यापार के लिए, क्रय के लिए क्या करता है? कोई भी व्यक्ति को क्या चाहिए होती है? विदेशी मुद्रा चाहिए होती है। अब हमने देखा था कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन विदेशी मुद्रा में किया जाता है तो वो दो मदों में किया जाता है। पहला जो मद है वो है करंट अकाउंट। क्या था? पहला जो मद था वो था क्या था? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है चालू खाता। और चालू खाते के अंतर्गत क्या करता है? विदेशी मुद्रा में कोई व्यक्ति क्या करता है? ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन किस किस के लिए? पहला आयात और निर्यात के लिए। किसके लिए? आयात और निर्यात के लिए, किसी भी वस्तु या सेवा के आयात या निर्यात के लिए। दूसरा ब्याज प्राप्ति के लिए या ब्याज चुकाने के लिए। तीसरा लाभांश चुकाने के लिए या लाभांश प्राप्ति के लिए। ठीक है, इन तीन मदों पे, साथ ही प्राइवेट रेमिटेंस के रूप में। प्राइवेट रेमिटेंस का तात्पर्य है अपने देश से अपने देश को पैसा भेजना। यानी कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और अपने देश को क्या कर रहा है? पैसा भेज रहा है। ये क्या कहलाता है? प्राइवेट रेमिटेंस कहलाता है। ये चालू खाते के क्या हैं? कुछ मद हैं। तो ये जो सभी मद हैं इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति
या तो निर्यात करने जाएगा दूसरे देश में तो उसको क्या चाहिएगा, विदेशी मुद्रा चाहिएगी, या फिर क्या कर रहा है, दूसरे देश से क्या कर रहा है, वो आयात करके लेके आ रहा है तो उसके बदले विदेशी मुद्रा चुकाएगा, और दूसरे देश को निर्यात कर रहा है तो उसके बदले विदेशी मुद्रा पाएगा। तो इन दोनों मदों को किस में रखा जाता है, चालू खाते में रखा जाता है। और जब वस्तु को या तो आयात करना हो या क्या करना हो, निर्यात करना हो, किसी भी व्यक्ति को चाहे आयात करना हो चाहे क्या करनी हो, निर्यात करनी हो, तो उसको क्या चाहिएगी, विदेशी मुद्रा या तो प्राप्त करनी होगी या विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी, और उसके लिए उसको रुपए से विदेशी मुद्रा में कन्वर्जन करना होगा। और इस चालू खाते के जितने भी मद हैं उन सभी मदों में यदि रुपए की आवश्यकता व्यक्ति को होती है, चाहे रुपए चुकाने के लिए, चाहे विदेशी मुद्रा चुकाने के लिए, चाहे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए, तो फुल कन्वर्टिबिलिटी यहां 1993 से अलाउड है। यानी 1993 के बाद इन कार्यों को करने के लिए यदि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति या कंपनी को है तो क्या किया जाएगा, जितना पैसा उसको चाहिए उतनी मात्रा में उसको पैसा, रुपए में पैसा देने पर उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये फुल कन्वर्टेबिलिटी किस में है, पूर्ण रूप से परिवर्तनीयता किस में है, चालू खाते में। अब बात करें हम कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, विदेशी मुद्रा के रूप में क्या करना जाना, ऋण लिया जाना, या तो क्या करना, विदेशी मुद्रा में कोई क्या ले, ऋण ले, या विदेशी मुद्रा में क्या करे, अनुदान प्राप्त करे या दे, या विदेश में निवेश करे। इन सभी चीजों के लिए जब उसको क्या चाहिए होता है, फॉरेन करेंसी में पैसा चाहिए होता है, तो जितनी मात्रा में पैसा चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि इसको जाके 100 रुपए का निवेश करना है, $100 का निवेश करना है तो ये $100 के बराबर के पैसे रुपए दे और बदले में $100 प्राप्त कर लिए, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या किया है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, यानी आंशिक रूप से क्या है, परिवर्तनीयता है। यानी जितना पैसा व्यक्ति को चाहिए उतना पूरा का पूरा पैसा घरेलू मुद्रा देने पर भी नहीं मिल पाता है, तो इसे आंशिक रूप से परिवर्तनीयता के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं भारत में चालू खाते के मद में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता है, जबकि कैपिटल अकाउंट या हम कह सकते हैं ये वाले मद जो हैं इसमें पूंजीगत खाते में रुपए की क्या है, पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। कैसी परिवर्तनीयता है, आंशिक परिवर्तनीयता है। अब रुपए की परिवर्तनीयता कितनी हो, कन्वर्टिबिलिटी क्या हो, उसको निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था तारापोर कमेटी, और ये तारापोर कमेटी 1997 में बनाई गई। और इस तारापोर कमेटी को किसके बारे में सिफारिश देनी थी कि जो कैपिटल अकाउंट है या पूंजीगत जो खाता है उस मद में पैसा यदि विदेशी मुद्रा के रूप में किसी व्यक्ति को चाहिए तो कितनी मात्रा में परिवर्तनीयता रुपए की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तारापोर कमेटी ने कहा कि जैसे चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता उपलब्ध है वैसे ही आप किसको दो, पूंजीगत खाते में भी पूर्ण परिवर्तनीयता प्रदान कर दो, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन। ये शर्तें कौन सी होंगी, सबसे पहले भारत को अपना क्या घटाना होगा, राजकोषीय घाटा घटाना होगा। यानी राजकोषीय घाटा क्या हो, नियंत्रण में हो। उस स्थिति में आप रुपए को बाहर जाने की यानी विदेशी मुद्रा को बाहर निकलने की परमिशन दे सकते हो। कन्वर्टिबिलिटी का तात्पर्य क्या है, कोई व्यक्ति रुपए देगा और सरकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा और उस मुद्रा को बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालना कब सुरक्षित रहेगा देश के लिए, जब देश का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में हो, साथ में महंगाई की जो दर है वो नियंत्रण में हो। क्योंकि महंगाई की दर नियंत्रण में नहीं रहेगी तो विदेशी मुद्रा बाहर निकल जाने से क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार भारत का कम हो जाएगा, तो आयात भारत के लिए महंगे हो जाएंगे, तो देश में महंगाई की स्थिति और बढ़ सकती है। इसलिए महंगाई नियंत्रण में होनी चाहिए, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में होना चाहिए, और बैंकों का जो एनपीए यानी कि डूबत ऋण जो है बैंकों का वो भी नियंत्रण में रहना चाहिए। ये सभी अगर कंट्रोल में हो तब तारापोर कमेटी क्या कहती है कि आप क्या कर सकते हो, पूंजीगत खाते में पूर्ण परिवर्तन दे सकते हो। और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको फाइनेंशियल सेक्टर या वित्तीय क्षेत्र में कुछ सुधार करने होंगे, तो इन वित्तीय क्षेत्रों में सुधार करो और सुधार करके ये सब प्राप्त करो, फिर आप फुल कन्वर्टेबिलिटी दे सकते हो पूंजीगत खाते में, ऐसा तारापोर कमेटी कहती है। तारापोर कमेटी जो प्रथम बार 1997 में गठित हुई थी, द्वितीय बार 2006 में पुनः गठित होती है और वापस उसी विषय पर उसे सिफारिश देनी थी। और इसने कहा कि आप रुपए का जो कन्वर्टेबिलिटी है या रुपए की परिवर्तनीयता है वो पूंजीगत खाते में पूरे तरीके से प्रदान कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका नियंत्रण है अर्थव्यवस्था पे
उसको बढ़ाना होगा, बैंकों पर नियंत्रण बढ़ाना होगा ताकि विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो होने पर बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो जाए। दूसरा, पी नोट्स के रूप में, पी नोट्स क्या होते हैं, इसे अधिक विस्तृत रूप से जो हमारी अगली क्लास होगी इनके बारे में, जो प्रतिभूतियों के बारे में हमारी क्लास होगी उसमें समझेंगे, लेकिन अभी के लिए पी नोट्स का तात्पर्य है विदेशी निवेश का स्रोत है, विदेशी निवेश स्रोत हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, रिस्की होते हैं क्योंकि इनके सोर्स का पता नहीं होता कि किस सोर्स से ये निवेश भारत में आता है। तो ये कहता है अगर आपको रुपए की फुल कन्वर्टेबिलिटी या पूर्ण परिवर्तना पूंजीगत खाते में देनी है तो आपको पहले इन पी नोट्स को क्या करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा, यानी जो बिना नाम बेनामी जो निवेश भारत में होता है उसको रोकना होगा। दूसरा, लिमिट ऑफ रेमिटेंस इंक्रीज की जाए, यानी विदेशी लोग जो भारत में पैसा कमा रहे हैं उन विदेशी लोगों को भारत से पैसा कमाकर अपने देश भेजने पे जो लिमिट होनी चाहिए उसको क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, ज्यादा मात्रा में वो पैसा अपने देश में भेज सके। साथ ही साथ कहता है कि राजकोषीय घाटे को कम करो और महंगाई की दर को निर्धारित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ जिससे महंगाई की दर नियंत्रण में रहे, और ये सब जब हो जाए तब आप रुपए की पूर्ण परिवर्तना को क्या कर सकते हो, अलाउड कर सकते हो। ऐसा कौन कहता है, तारापुर कमेटी कहती है। तो ये तो हमने बात करी कि एक्सचेंज रेट सिस्टम की, विनिमय दर परिवर्तनीयता की, लेकिन कई बार हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक शब्द सुनने को मिलता है, वो है करेंसी मैनिपुलेशन, यानी जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य यदि कोई देश क्या करता है, या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, करेंसी मैनिपुलेशन, या जानबूझकर अपनी मुद्रा के मूल्य को परिवर्तन करना कहा जाता है। और जब इस प्रकार का करेंसी मैनिपुलेशन किसी भी देश के द्वारा किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, पहला उद्देश्य होता है बैगर द नाइबर, यानी पड़ोसी देश को बर्बाद करना, पड़ोसी देश को बर्बाद करने के का तात्पर्य उसके व्यापार को बर्बाद करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब क्या किया जाएगा, कोई देश क्या करेगा, अपनी मुद्रा के मूल्य को क्या कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, तो क्या होगा, उस देश से होने वाले निर्यात बढ़ जाएंगे तो दूसरे देश को वो अपने निर्यात का क्या बना देगा, आदी बना देगा, दूसरा देश अधिक मात्रा में आयात करेगा, फिर एकदम से वो अपनी करेंसी का रेट क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो इस प्रकार की पॉलिसी को क्या कहा जाता है, बैगर द नाइबर। जैसे चाइना के मामले में और भारत के मामले में हमें देखने को मिलता है कि चाइना अपनी करेंसी का जानबूझकर अवमूल्यन करता है ताकि चाइना से अधिक आयात होकर भारत में आए और उस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो। इसके अतिरिक्त करेंसी वार भी हमें देखने को मिल सकता है करेंसी मैनिपुलेशन के द्वारा, क्योंकि अन्य देश क्या करेंगे, जब दूसरे देश की करेंसीज या घरेलू मुद्रा के मूल्य को अपनी मुद्रा के अवमूल्यन करके क्या करेंगे, घटाना और बढ़ाना चालू कर देंगे, तो करेंसी वार की स्थिति भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक टर्म आता है वो है डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन का तात्पर्य है जब कोई भी देश क्या करे, कोई भी कंट्री क्या करे, यूजेस करेंसी ऑफ अनदर कंट्री अलोंग विद आउन करेंसी। डॉलराइजेशन का तात्पर्य है यानी कोई भी देश स्वयं की मुद्रा तो स्वीकार करे, स्वयं की मुद्रा के अतिरिक्त अन्य देश की मुद्रा को भी क्या करे, स्वीकार करे, अन्य देश की मुद्रा। जैसे भारत के बारे में हम बात करें तो भारत में जो मुद्रा चलती है वो कौन सी चलती है, रुपया। अब क्या आप किसी दुकान पर जाकर $1 का नोट देकर कोई सामान प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि डॉलर दूसरे देश की क्या है, करेंसी है। जब ऐसा सिस्टम हो जाए कि भारत में रुपया भी चलने लग जाए और डॉलर भी स्वीकृत होने लग जाए करेंसी के रूप में, तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कह देते हैं, डॉलराइजेशन की व्यवस्था कह देते हैं। ठीक है, डॉलराइजेशन की तरह ही भारत का रुपया भी कभी कभी हमें मजबूत देखने को मिला, और रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन यानी रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण की इसे नाम दे सकते हैं। और यदि हमें रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य है जैसे डॉलर हर देश में स्वीकृत किया जाता है वैसे ही भारत का रुपया क्या हो, भारत का रुपया क्या किया जाए, हर जगह जब स्वीकृत किया जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कह देंगे। ठीक है ना। और उसका तात्पर्य क्या है, जब इंटरनेशनलाइजेशन हो जाएगा रुपए का, इसका तात्पर्य क्या है कि यदि हमें क्या करना है, आयात करके लाना है किसी भी देश से, तो हमें
आयात करने के लिए जो भुगतान करना पड़े वो रुपए में ही करना पड़े। ऐसा नहीं कि हमें यूएसए से आयात करना पड़ा है तो रुपए को हम क्या करें, पहले डॉलर में कन्वर्ट करें और डॉलर में कन्वर्ट करके यूएसए को दें, फिर हमें सामान प्राप्त करें। इंटरनेशनलाइजेशन या अंतरराष्ट्रीयकरण का तात्पर्य है अब हम सीधा आयात कर पाएंगे किसमें, रुपया देकर। इसी प्रकार जो निर्यातक हैं वो भी क्या करें, भारत के रुपए को स्वीकार करें। ठीक है, इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई ऋण हमने ले रखा है तो वो ऋण की जो पुनर्भुगतान हम करें वो भी रुपए के रूप में चालू हो जाए, तो उस प्रकार की स्थिति को अंतरराष्ट्रीयकरण कहेंगे। और अंतरराष्ट्रीयकरण हो जाएगा इसका तात्पर्य है रुपए की डिमांड वैश्विक रूप से बढ़ जाने वाली है। तो ये एक टर्म है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। वो कब हो सकता है, जब इस प्रकार की परिस्थितियां बने तब। अब एक नया शब्द जो कि विनिमय दर से संबंधित है या हम कह सकते हैं विदेशी मुद्रा से संबंधित है, वो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल और कैपिटल कंट्रोल। सबसे पहला फ्लाइट ऑफ कैपिटल का तात्पर्य क्या है? फ्लाइट ऑफ कैपिटल का तात्पर्य है कि जब किसी देश से क्या निकलने लग जाए, विदेशी मुद्रा तेज गति से निकलने लग जाए, विदेशी मुद्रा का क्या होने लग जाए, आउटफ्लो फास्ट होने लग जाए। फास्ट यानी तेजी से विदेशी मुद्रा देश के बाहर निकलने लग जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल कह देते हैं। दूसरा है कैपिटल कंट्रोल। इस आउटफ्लो को रोकने के लिए उस देश की सरकार द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उसको क्या कह देते हैं, हम कैपिटल कंट्रोल कह देते हैं। और इसके अंतर्गत ऐसे उपाय किए जाते हैं कि भारत से या उस देश से विदेशी मुद्रा बाहर ना निकले। और उसके लिए किस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है एक तो, और दूसरा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की लिमिट निर्धारित की जाती है। यानी भारत से कोई व्यक्ति जाके क्या डॉलर के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में पैसा ले जाकर दूसरे देश में जो निवेश करेगा उसकी मात्रा को क्या कर दिया जाता है, दूसरे देश में निवेश की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के उपाय किसके अंतर्गत अपनाए जाते हैं, कैपिटल कंट्रोल के अंतर्गत अपनाए जाते हैं। इन सभी उपायों के बावजूद भी कई बार क्या हो जाता है, रुपए का अवमूल्यन हो जाता है। और ऐसी ही स्थिति हमें देखने को मिली थी 2013 में। और उसके पीछे के यदि हम कारणों की बात करें तो 2013 में रुपए का जो अवमूल्यन हुआ था उसके पीछे कारण था सबसे पहले यूरो जोन क्राइसिस। यूरोप में क्या हो गई थी, यूरोप में बैंकिंग सिस्टम क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। और मंदी जब यूरोप में आ गई थी तो उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिले थे, भारत में रुपए के अवमूल्यन देखने को मिला था। इसी प्रकार जब यूएसए में भी जो मंदी की स्थिति थी तब भी हमें रुपए का अवमूल्यन देखने को मिला था। इसी प्रकार भारत में क्या टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब पीछे समय में जाकर, पीछे जाकर टैक्स लगाना। यानी 2023 में कोई टैक्स आरोपित किया गया लेकिन उसको लागू कब से कर दिया जाए, 2012 से ही लागू कर दिया जाए। तो उस प्रकार के सिस्टम को क्या कहते थे, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिस्टम। और ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन 2013 में वोडाफोन मामले में भारत द्वारा अपनाया गया था और वोडाफोन से टैक्स वसूली निकाली गई थी। तो तब भी भारत के रुपए में अवमूल्यन देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि भारत में विदेशी निवेश प्रभावित हुआ था इस निर्णय से कि भारत कभी भी टैक्स की जो दर है पीछे जाके परिवर्तित कर सकता है। ऐसा माहौल वैश्विक रूप से मिला था। इसी प्रकार 2013 में भारत में विदेशी निवेश बहुत कम मात्रा में आया था। और जब विदेशी निवेश कम मात्रा में आता है तो निश्चित रूप से रुपए की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि निवेशकों को रुपया अब चाहिए ही नहीं होता है। इसी प्रकार 2013 में महंगाई की दर भी अधिक थी। और महंगाई दर अधिक जब हो जाती है तो भारत में आकर निवेश लोग कम करना चाहते हैं। निवेश कम करना चाहेंगे तो रुपए निवेशकों को चाहिएंगे नहीं, इससे रुपए की डिमांड कम हो जाती है और रुपए का क्या हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। इस रुपए की अवमूल्यन जब हो जाता है तो सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जाते हैं। उसमें पहला प्रयास है कैपिटल कंट्रोल, जो हमने पीछे की स्लाइड में देखा था। यानी कुछ लिमिट्स निर्धारित की जाती हैं और इन लिमिट्स के कारण ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि कम से कम विदेशी मुद्रा बाहर निकले। यानी विदेशी मुद्रा को जो बाहर है, विदेशी मुद्रा का आउटफ्लो रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जाते हैं। साथ ही साथ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। निवेश होगा, रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो जो अवमूल्यन हुआ है वो वापस क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार जो NRI भारत में पैसा जमा कराते हैं उनकी सीमा हटा दी जाती है। यानी कितनी भी मात्रा में अब NRI भारतीय बैंकों में पैसा विदेशी मुद्रा के रूप में जमा करा सकते हैं, जिससे अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत में आए और रुपए का क्या हो जाए, जो अवमूल्यन हुआ है वो समाप्त हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए कब,
जब भारत में 2013 में रुपए का अवमूल्यन हुआ था। रुपए में मजबूती भी हमें 2017 में देखने को मिली थी, और ये जो मजबूती 2017 में रुपए की हमें देखने को मिली थी, उसका कारण क्या था? स्ट्रॉन्ग कैपिटल इनफ्लो, यानी भारत में जो पूंजी निर्माण हुआ था शेयर मार्केट के माध्यम से या अन्य मार्केट के माध्यम से, वो तेज गति से हुआ था। तो भारत में निवेश जो है वो बढ़ा था, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ा था, प्रॉफिट बढ़ने से निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ने से भारत में विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में आई। तो क्या परिणाम निकला कि रुपया मजबूत हो गया। इसी प्रकार एफडीआई रिलैक्स, यानी विदेशी निवेश में सरकार ने क्या दी? छूट दी, और छूट देने से क्या हुआ? विदेशी निवेश अधिक मात्रा में भारत में हुआ। अधिक मात्रा में होने का परिणाम क्या निकला कि भारत के लिए जो अवमूल्यन रुपए का हुआ था वो वापस क्या हुआ? मजबूत हुआ 2017 में। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुए? ऑयल प्राइजेज या तेल मूल्य भी क्या हो गए? कुछ कम हो गए। कम होने से क्या हुआ? भारत के जो निर्यात के लिए आयात के लिए, क्योंकि भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आयात करता है, तो आयात का जो बिल था भारत का, आयात के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते थे विदेशी मुद्रा के रूप में, वो कम हुए। तो आउटफ्लो कम हुआ विदेशी मुद्रा का, इससे वापस रुपया मजबूत हुआ। और इसी तरह ऋण के रूप में जो ऋण बाजार है भारत में, उस ऋण बाजार में भारत में जो ऋण उपलब्ध हुए वो सस्ती दर पे उपलब्ध हुए, जिससे भारत में क्या हुए? आर्थिक गतिविधियां सुचारू हुई। इससे क्या हुआ? भारत में निवेश बढ़ा, और ये भी रुपए के मजबूत होने का एक कारण 2017 में बना था। अब एक अंतिम टर्म आज की क्लास में जो हम समझने वाले हैं वो है सोवर्जियन वेल्थ फंड। सोवर्जियन वेल्थ फंड का तात्पर्य है ऐसा फंड जो किस करेंसी में रखा जाता हो? विदेशी मुद्रा के रूप में रखा जाता हो। किसके रूप में? विदेशी मुद्रा के रूप में। जब क्या किए जाएं? बॉन्ड जारी किए जाएं सरकार द्वारा, तो उसे क्या कहा जाता है? सोवर्जियन वेल्थ फंड कहा जाता है। ठीक है। और इस सोवर्जियन वेल्थ फंड का उपयोग जो किया जाता है वो इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संपत्ति खरीदने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बॉन्ड को खरीदने के लिए या शेयर को खरीदने के लिए सरकार द्वारा किया जाता है। और ये जो सोवर्जियन वेल्थ फंड स्थापित किया जाता है वो देश के सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में यदि सोवर्जियन वेल्थ फंड को स्थापित किया जाएगा तो उस सोवर्जियन वेल्थ फंड का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? विदेश में संपत्ति, बॉन्ड या शेयर खरीदने के लिए। और किसके अंडर में रहेगा? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में रहेगा। लेकिन भारत द्वारा इस प्रकार का कोई सोवर्जियन वेल्थ फंड स्थापित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भारत में विदेशी मुद्रा पर्याप्त नहीं है। विदेशी मुद्रा के जो भंडार हैं वो इतने पर्याप्त नहीं है कि इस विदेशी मुद्रा भंडार को सोवर्जियन वेल्थ फंड के रूप में विदेश में असेट्स खरीदने के लिए उपयोग में लिया जाए। क्योंकि भारत के आयात ज्यादा है, तो भारत के विदेशी मुद्रा का प्रयोग अधिकतर किसमें होता है? आयात करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार भारत में विदेशी ऋण की मात्रा भी अधिक है, तो विदेशी ऋण को चुकाने के लिए भी क्या किया जाता है? विदेशी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो सोवर्जियन वेल्थ फंड स्थापित करने के लिए भारत के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा बचती ही नहीं है। तो ये सोवर्जियन वेल्थ फंड ऐसी कंट्रियों द्वारा स्थापित किया जाता है जिनके पास में फॉरेन करेंसी या हम कह सकते हैं विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में हो। और वो ऐसे देशों में होती है जिनके एक्सपोर्ट तो होते हैं ज्यादा और इंपोर्ट होते हैं कम, तो उनको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कम होती है, उन पे विदेशी ऋण भी कम होता है, इसलिए वो सोवर्जियन वेल्थ फंड को स्थापित कर पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मुख्य रूप से विनिमय दर, रुपए की विनिमय दर के बारे में बात की, रुपए की विनिमय दर के सिस्टम क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात की, और साथ ही साथ हमने देखा था कि रुपए की जो विनिमय दर है वो किस प्रकार से रुपए की कन्वर्टेबिलिटी को प्रभावित करती है, और कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में किस प्रकार की होती है। इन सभी मुद्दों के बारे में हमने आज की क्लास में बात की। मिलते हैं नए विषय के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।